क्या आपकी टांगों में घुटने के आसपास ऐसी ब्लू रंग की बारीक बारीक खून की नालियां नजर आ रही हैं, या फिर जिल्द के नीचे उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप अकेले नहीं हैं। ये वेरिकोज वेन है और दुनिया में करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हैं। आप इसे हल्का ना लें, इसे समझें, इसे जानें, क्योंकि ये एक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने वाली बीमारी है जो आगे चलकर आपके लिए तकलीफ का बाइस बन सकती है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में वेरिकोज वेन की बीमारी को समझने के लिए हमने कुछ सवालात रखे हैं। वेरिकोज वेन क्या बीमारी है, इसकी क्या अलामात हैं, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, किन लोगों को वेरिकोज वेन होने का ज्यादा खतरा होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए किन एहतियातों का ख्याल रखना होगा, क्या इसे बेहतर करने के लिए सिर्फ बड़ा ऑपरेशन करवाना जरूरी है या ऑपरेशन के बगैर भी इसका इलाज किया जा सकता है, और आखिर में हम आपको बताएंगे वो वर्जिशें जो आप घर पर करके वेरिकोज वेन को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसरन वेन्स और उसके अंदर मौजूद वेल्व्स के बारे में जानें। देखिए, वेन्स हमारे जिस्म में मौजूद खून की वो नालियां हैं जिनको हम रगें कहते हैं, और ये रगें, ये वेन्स जिस्म का गंदा खून जो है वो दिल की तरफ लेकर जा रही हैं। अगर हम पाँव की बात करें तो इन वेन्स के अंदर वेल्व्स लगे होते हैं जो जब हम खड़े होते हैं तो खून को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रवां रखते हैं, वापस पीछे नहीं आने देते। लेकिन अगर ये वेल्व्स कमजोर हो जाए तो खून वापस नीचे आकर वेन्स में जमा होना शुरू हो जाता है और नतीजतन वेन्स आहिस्ता आहिस्ता उभरना, फूलना और टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है, और वेन्स की इस हालत को वेरिकोज वेन कहा जाता है। याद रखिएगा कि वेरिकोज वेन पहले दिन से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी या फूली फूली नहीं होती, बल्कि इसके बिल्कुल शुरू में ये स्पाइडर वेन्स की शक्ल में जाहिर होती हैं। फिर उनका साइज थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर हम उसको रेटिकुलर वेन कहते हैं, और आखिर में ये वेरिकोज वेन की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं जिसमें वेन्स बड़ी बड़ी, फूली फूली और उभरी उभरी नजर आती हैं। अगर इस मरहले पर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो आपके पाँव की स्किन, जिल्द काली होना शुरू हो जाती है, उसमें से जख्म भी बन सकते हैं और खून भी निकलना शुरू हो सकता है। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ लें कि वेरिकोज वेन एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, आगे बढ़ते रहने वाली बीमारी है। अगर इसे सीरियस ना लिया जाए तो ये बढ़ते बढ़ते पाँव में अल्सर करवा देती है, जख्म बना देती है। वेरिकोज वेन की अलामात का ताल्लुक उसके स्टेज से होता है। इसके 6 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में मरीज को सिर्फ स्पाइडर वेन्स होती हैं, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, ये कि क्योंकि दिखने में बुरी लगती हैं, कॉस्मेटिक कंसर्न्स हो सकते हैं। स्टेज 2 जो कि रेटिकुलर वेन वाला स्टेज होता है, उसमें टांगों में दर्द और भारीपन हो सकता है, खुसूसन ज्यादा देर बैठने और खड़े होने से। इसके अलावा रेटिकुलर वेन के आसपास जिल्द में खारिश और जलन हो सकती है। याद रखिएगा, कभी भी इन वेन्स को नाखून से ना खुजाएं, क्योंकि ये वेन्स बड़ी फ्रेजाइल, बड़ी कमजोर होती हैं, उनसे खून निकल सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि क्रीम या ऑयल लगाएं और उंगली के पोरों से हल्का हल्का खुजाएं। और अगर आपकी वेन्स उभरी शक्ल में मौजूद हैं, फूली फूली शक्ल में मौजूद हैं, तो ये दरअसल वेरिकोज वेन का वो स्टेज है जिसको हम स्टेज 3 कहते हैं। यहां पर मरीज दर्द, भारीपन, खुजली के साथ साथ पाँव में सूजन भी महसूस कर सकता है। कुछ मरीजों को नाइट क्रैम्प्स यानी पिंडलियों में रात के वक्त बाइंटे या कड़ोल भी पड़ सकते हैं। चौथे, 5वें और 6ठे स्टेज में बिल तरतीब आपके जिल्द का रंग जो है वो तब्दील हो जाता है, वो काला हो सकता है, उसमें खून निकलना शुरू हो सकता है और जख्म भी बन जाते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। और जहां तक तशखीस का ताल्लुक है तो ऊपर जो अलामात मैंने बताई हैं वो, और उसके साथ साथ अगर आपको वेरिकोज वेन नजर आ रही है, चाहे वो स्पाइडर वेन्स की शक्ल में हो, रेटिकुलर वेन्स की शक्ल में हो, या फिर वेरिकोज वेन की शक्ल में है, तो ये 2 चीजें काफी हैं किसी भी शख्स को ये डायग्नोज करने के लिए कि आपको वेरिकोज वेन की बीमारी है। लेकिन हर शख्स में डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड जरूर करवाया जाता है ताकि न सिर्फ आपके डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाए बल्कि
बज़ाहिर नज़र आने वाली वेन्स के साथ साथ जो अंदर जो वेन्स पड़ी जिसे हम डीप वेन कहते हैं उसे भी देखा जाता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि बीमारी कितनी शदीद मुतासिर है, और ये मालूमात आगे जब मरीज का इलाज किया जाता है तो उसमें मदद फराहम करती हैं। बहुत अहम सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनको वेरिकोज वेन होने का ज़्यादा खतरा होता है। एक, ख़वातीन। नाज़रीन, ये बीमारी ज़्यादातर ख़वातीन में देखी गई है क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स की वजह से जो तब्दीलियाँ आती हैं, खुसूसन ख़वातीन जो शादीशुदा हैं उनके अंदर बार बार हमल का होना या बढ़ती हुई उम्र के साथ माहवारी का बंद हो जाना जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, या फिर पीसीओ यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वेरिकोज वेन सिर्फ औरतों में ही होती है, ये मर्दों को भी मुतासिर करती है। नंबर 2, आपका पेशा, प्रोफेशन। अगर आप एक ऐसे पेशे से ताल्लुक रखते हैं जिसमें आपको ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है, मसलन टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, चौकीदार, गार्ड्स या ट्रैफिक सार्जेंट्स, मुसलसल खड़े रहने से टांगों में खून इकट्ठा होता है और ये वेरिकोज वेन्स बनने का सबब बन जाता है। तीसरा, जेनेटिक्स, यानी अगर आपकी फैमिली में और लोग भी हैं जिनको वेरिकोज वेन हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कि वेरिकोज वेन आपके जीन में शामिल है और ये आपका मौरूसी मसला है। नंबर 4, बढ़ापा। अगर आपकी उम्र 60 साल या ज्यादा है, जितनी ज्यादा उम्र होगी ऐसे लोगों की वेन्स और उनके अंदर मौजूद वेल्व्स बढ़ती उम्र के साथ कमजोर होकर वेरिकोज वेन का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है, आप मोटे हैं या आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसको सेडेंट्री लाइफ कहा जाता है, जिसमें खाना पीना सोना सिर्फ वर्जिश और वॉक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे लोग भी वेरिकोज वेन का शिकार हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप 2 बातें अच्छी तरह समझ लें। एक, वेरिकोज वेन हमारा यानी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन का मसला नहीं है, बल्कि अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आप हमें नहीं दिखाएंगे बल्कि उस डॉक्टर को दिखाएंगे जिनको वेस्क्यूलर सर्जन यानी रगों का डॉक्टर कहा जाता है। दूसरी अहम बात जो आपने याद रखनी वो ये है कि हम न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं इनको नसों का डॉक्टर भी कहा जाता है, और आपने नसों के डॉक्टर और रगों के डॉक्टर के फर्क को अच्छी तरह समझना है। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो आप हमारे पास यानी नसों के डॉक्टर के पास नहीं आएंगे बल्कि रगों के डॉक्टर यानी वेस्कुलर सर्जन के पास जाएंगे। रग खून की नाली को कहते हैं और वेरिकोज वेन खून की नाली का मसला है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं नाजरीन कि कई दफा मेरे पास मरीज आए जिनको होती तो वेरिकोज वेन है लेकिन उनको नसों यानी नर्व्स और रगों यानी वेन्स के फर्क का पता नहीं होता, तो बेखबरी में हमारे पास आ जाते हैं। फिर आखिर में फिर हमें उनको गाइड करना पड़ता है कि आपने हमारे पास नहीं वेस्कुलर सर्जन के पास जाना है। अब मैं आपको 5 ऐसी टिप्स जिनको आप एहतियातें भी कह सकते हैं बता रहा हूं, जिनको आप समझें और उन पर अमल करें रोजाना की बुनियाद पर। इससे आपकी वेरिकोज वेन और उसकी वजह से जो तकलीफ आ रही है उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। एहतियात नंबर 1, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। इसका क्या मतलब है? यानी आप अपने पेशे या किसी और सबब से कई घंटे अगर खड़े रहते हैं तो उससे आपने गुरेज करना है। हर 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट के लिए बैठ जाना होगा या फिर चलना शुरू कर दें। उससे आपके पाँव में जो खड़े रहने से खून इकट्ठा हो गया है वो निकल जाएगा। दूसरी एहतियात, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आपका पेशा ऐसा है जिसमें आप कई घंटे बैठकर काम करते हैं तो आपको इससे भी गुरेज करना होगा। हर 1 घंटे के बाद या तो आप खड़े होकर 5 मिनट के लिए चलें या फिर सोलियस पुशअप्स लगाएं। ये क्या होते हैं इसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। तीसरी एहतियात, कंप्रेशन स्टॉकिंग का इस्तेमाल। आप सुबह उठकर वॉशरूम से फारिग होकर ये स्टॉकिंग्स पहन लें और सारा दिन पहन कर रखें। ये स्टॉकिंग घुटने से ऊपर वाली पहननी है या घुटनों से नीचे वाली, इसके बारे में आपका वेस्कुलर सर्जन आपकी रहनुमाई करेगा। ये स्टॉकिंग क्या करती है? ये आपकी पिंडलियों को दबाती हैं जिससे वेन्स के अंदर मौजूद वेल्व्स करीब आ जाते हैं और वो खून जो कि नीचे चला जाता था अब उस दबाव की वजह से वो नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर की तरफ चला जाता है। चौथी एहतियात, लेग्स एलिवेशन।
रात को जब आप सोते हैं तो उस वक्त अपने पाँव के नीचे कोई तकिया या रजाई रखें, इतनी कि आपकी टांगों का लेवल आपके सीने से थोड़ा सा ऊपर हो जाए। इससे टांग में खून का बहाव दिल की तरफ बढ़ जाएगा और खून पाँव में कम रुकेगा। इसीलिए अगर सारा दिन आपके पाँव या टांगों में सूजन रहती है तो सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो खत्म हो चुकी होगी। पांचवी एहतियात, फिजिकल एक्टिविटी। आप रोजाना सुबह शाम आधा घंटा निकालें जिसमें आपने वॉक करनी है या जॉगिंग करनी है, या जिम में जाकर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इन फिजिकल एक्टिविटी से आपके पिंडली के मसल, काफ मसल्स में खिंचाव आता है और उनके अंदर जो वेन्स मौजूद हैं उन पे दबाव की वजह से खून जो है वो पंप होकर ऊपर दिल की तरफ चला जाता है। मैंने इस वीडियो के आखिर में घर में करने वाली कुछ हल्की फुल्की वर्जिशें भी बताई हैं जो वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल में रखने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। उन्हें जरूर देखिए, सीखें और करें। और अब बात करते हैं इलाज की। देखिए, इलाज के 3 लेवल हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ लें। पहला लेवल लाइफ स्टाइल चेंज है। मैंने आपको ऊपर जो 5 टिप्स या 5 एहतियातें बताई हैं, आपने उन पर अमल करना है, क्योंकि वेरिकोज वेन को कंट्रोल करने में इनका बहुत किरदार है। इसके साथ साथ अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है, तो आपको अपना वजन भी कम करना होगा। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना होगा, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूं। हर वो मरीज जिसको स्टेज 1 और स्टेज 2 की बीमारी है, वो तो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाजमी करेंगे, क्योंकि यही इसका वाहिद इलाज है। ऐसे मरीजों को किसी भी ऑपरेशन की, किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन नाजरीन, अगर आपका वेरिकोज वेन का स्टेज 3 या स्टेज 4 या आगे के स्टेजेस हैं, तो इन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। फिर आपको दूसरे लेवल पे जाना पड़ेगा, और उनमें से एक है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर्स में बगैर ऑपरेशन के वेन के अंदर कुछ लोगों को या तो केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं या किसी में गरमाइश देकर वेन को जला दिया जाता है। आइए मैं मुख्तसरन आपको इनके बारे में बता दूं। इसमें एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोथेरेपी। ये अमूमन जिल्द पर मौजूद बारीक वेन्स को गायब करने के लिए की जाती है। इनका मकसद अमूमन कॉस्मेटिक होता है। इसमें वेन के गुच्छे के एक तरफ कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो वेन ब्लॉक होकर नजर आना बंद हो जाती है। दूसरा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर को हम कहते हैं लेजर या एब्लेशन थेरेपी। इसमें एक कैथेटर को वेन के अंदर डाला जाता है और उसके जरिए गरमाइश या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देकर इस वेन को डैमेज कर दिया जाता है, जिससे वो पूरी वेन बंद हो जाती है। जबकि तीसरा प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं वेनासील। ये रिलेटिवली जदीद प्रोसीजर है। इसमें एक कैथेटर की मदद से वेन में ग्लू नमा एक केमिकल डालकर बाहर से वेन को दबा दिया जाता है, जिससे वेन चिपक कर बंद हो जाती है। नाजरीन, ये दोनों प्रोसीजर लेजर थेरेपी और वीनासील अल्ट्रासाउंड की मदद से किए जाते हैं, और इसमें मरीज को बेहोश भी नहीं किया जाता। उसी दिन मरीज दाखिल होता है, प्रोसीजर करके उसको घर भेज दिया जाता है। और अब बात करते हैं इलाज के तीसरे लेवल की, जिसमें बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, जिसे सर्जिकल लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग कहा जाता है। ये एक बड़ी सर्जरी और बड़ा ऑपरेशन होता है। मरीज को बेहोश करके किया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इस ऑपरेशन में वेस्कुलर सर्जन वेरिकोज वेन को काट कर बाहर निकाल देता है। इस मकसद के लिए वो जिस वेन को बाहर निकालना मकसूद होता है, पहले उसमें कैथेटर की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट डालता है, फिर उन वेन्स को दोनों कोनों से काटकर अलग कर देता है और उस इंस्ट्रूमेंट से वेन को बाहर खींच कर निकाल देता है। नाज़रीन, ये एक बड़ा ऑपरेशन है और आज से 20-25 साल पहले वेरिकोज वेन को इसी तरीके से ही इलाज किया जाता था, लेकिन अब वीनासील और लेजर थेरेपी जैसे प्रोसीजर ही ज्यादातर किए जाते हैं और ये बहुत कामयाब भी हैं। लेकिन अगर इनके बावजूद भी वेरिकोज वेन बेहतर ना हो या वेन बहुत बड़ी बड़ी हो और इन प्रोसीजर से, जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, उनके डॉक्टर महसूस करता है कि उनके करने से कोई खातिर खां नतीजा नहीं मिलेगा, तो फिर इस बड़ी सर्जरी की बात की जाती है। आपको इनमें से किस प्रोसीजर की जरूरत है, आपको बड़े ऑपरेशन की जरूरत है या आपको छोटे ऑपरेशन की जरूरत है,
یہ بات آپ کو آپ کا ویسکولر سرجن ہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں گھر میں کرنے والی 4 ورزشوں کی۔ یہ بہت اہم ورزش ہیں، ان کو لازم صبح شام کریں۔ پہلی ورزش، لیٹ جائیں، پہلے ایک ٹانگ اوپر اٹھائیں اور پاؤں کو 5 سے 10 مرتبہ اوپر نیچے کریں، پھر یہی کام دوسری ٹانگ کے ساتھ کریں۔ یہ 1 سائیکل ہوئی، ایسی 3 سے 5 سائیکلز کریں گے۔ دوسری ورزش، لیٹے رہیں اور دکھائے گئے طریقے سے دونوں ٹانگوں کو ایسے ہوا میں چلائیں جیسے سائیکل چلا رہے ہوں۔ پہلے 30 سیکنڈز ایک ڈائریکشن میں اور پھر 30 سیکنڈ دوسری ڈائریکشن میں۔ یہ 1 سائیکل ہوئی۔ 1 منٹ ریسٹ کریں، پھر یہی دہرائیں، 3 سے 5 سائیکلز کریں آپ۔ تیسری ورزش، لیٹے رہیں اور دکھائے گئے طریقے سے ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر 3 سے 5 منٹ ایزی پوزیشن میں رہیں۔ آپ چاہیں تو اسی طرح ہی رہیں یا اپنے پاؤں کو ادھر ادھر حرکت بھی دے سکتے ہیں۔ چوتھی ورزش، سولیس پش اپ۔ یہ ورزش بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ اس میں آپ کے پنڈلی کا مسل جس کا نام سولیس ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ ویریکوز وین میں موجود خون کو پمپ کر کے دل کی طرف بھیجتا ہے۔ اس میں آپ دکھائے گئے طریقے سے اپنی ایڑی کو 3 سے 5 سیکنڈ اٹھا کر رکھیں، پھر چھوڑ دیں اور یہ 2 سے 3 منٹ تک اس طرح کرتے رہیں۔ وہ لوگ جن کا کام مسلسل بیٹھ کر کرنے کا ہے، ان کو چاہیے کہ ہر 1 گھنٹے بعد 2-3 منٹ کے لیے سولیس پش اپ ضرور کریں۔ یہی سولیس پش اپ آپ کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا پیشہ زیادہ کھڑا رہنا ہے، وہ ہر گھنٹے بعد 2 سے 3 منٹ کے لازماً یہ سولیس پش اپ کریں۔ اس ویڈیو کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ میری ٹانگوں میں تکلیف کی جو ہم سیریز پر چل رہے ہیں اس کی آخری ویڈیو ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ، وہ مریض جن کو یہ بیماریاں ہیں، ان تک یہ ویڈیوز پہنچانے میں میری مدد کریں۔ کیسے؟ جب آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور اس میں کوئی چھوٹا سا کمنٹ لکھ دیتے ہیں تو دراصل یہ آپ یوٹیوب کے روبوٹ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کارآمد ویڈیو ہے، آپ اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس طرح آپ صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔